हरे कृष्णा। सुप्रभात। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सावर की ई कंटेंट क्लास में आज रीतिकाल विषय को लेकर मैं डॉक्टर हरिहरानंद शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस में रीतिकालीन कविताओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को संदर्भ में रखते हुए मैं रीतिकाल से संबंधित उन बातों को आपके सामने रखूँगा जिनके आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि रीतिकाल क्या है, रीतिकाल की परिस्थितियाँ क्या है, रीतिकाल के कवियों ने जो सृजन किया, जो रचनाओं का निर्माण किया, उन रचनाओं में ऐसी कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके आधार पर इस काल का नामकरण रीतिकाल रखा गया। तो मैं आरंभ करता हूँ रीतिकाल को। सबसे पहले रीतिकाल में हमें देखना होगा कि रीतिकाल में ऐसी क्या खास बातें हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली जो चीज़ है वो इसका है अवधि यानी काल। 1700 से 1900 ईस्वी सन, ये याद रखेंगे। 1700 से 1900 तक का जो ईस्वी सन है वह रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। 200 वर्षों का ये काल है और इस काल में रीति से संबंधित साहित्यिक रचनाएँ की गई। अब ये रीति से संबंधित क्या है? रीति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही है। रीति का मतलब एक परिपाटी है। रीति का मतलब एक कविता लिखने का ट्रेंड है, एक कविता लिखने की शैली है, पंथ है, विधि है, तरीका है, पद्धति है, कुछ भी नाम हम इसको दे सकते हैं। तो ये परिपाटी विशेष क्यों विकसित हुई, उसका जो कारण है वो कारण यहाँ बताया गया कि ये जो दरबारी संस्कृति थी, इस दरबारी संस्कृति को जो लोग जीते थे या जो भोगते थे वो कौन लोग थे? राजा लोग थे, हम सब जानते हैं। तो राजा लोगों जो थे उनके आश्रय में जो कवि थे, उन कवियों ने क्या किया, आम जनता से तो कट गए वो लोग, और उन्होंने राजाओं की जो दरबार की जो संस्कृति थी उस संस्कृति को राजाओं को प्रसन्न करने के लिए या ये कह लीजिए कि अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए कुछ रचनाएं आरंभ की। और उन रचनाओं में रस, अलंकार, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है स्लाइड में, रस है, अलंकार है, नायक नायिका भेद है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है, काव्य के गुण हैं, दोष है, इनके आधार पर कविता को लिखना आरंभ किया। यानी कि यह जो काल है ये पूरा का पूरा पांडित्य प्रदर्शन का काल था। यहाँ भावनाओं का महत्व नहीं दिया गया, यहाँ कला को महत्व दिया गया। यानी कि जिसकी कविता में सर्वाधिक शास्त्रीय आधार होंगे, सर्वाधिक दरबारी आधार होंगे, उनकी कविता ही श्रेष्ठ कविता मानी गई। आगे हम बढ़ते हैं रीतिकालीन परिस्थितियों पर। ऐसा क्यों हुआ कि उस समय की 200 वर्ष की जो अवधि है, इस 200 वर्ष की अवधि में कविता भक्तिकाल जैसा महत्व नहीं पा सकी? क्या कारण रहा कि जो स्वर्णयुग था वह स्वर्णयुग तिरोहित हो गया? हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है, ये मैं आपको बता दूं। तो 1375 से 1700 जो ईस्वी सन है वो लगभग ये 200-250 का जो 300 वर्ष का जो काल है, 1375 से 300-325 वर्ष जिसको मान लेंगे हम, तो ये 300 वर्ष प्रमुख जो रहे वो हिंदी साहित्य के भक्तिकाल कहा जाता है। लेकिन इस भक्ति काल में विद्यार्थियों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भगवान के लिए, भक्त के लिए, आम जन के लिए, समाज के लिए लिखा जाने वाला काव्य रहा, परंतु रीतिकाल में वो बातें नहीं थी। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं दूं, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि भक्ति काल में कबीर हुए जो समाज सुधारक थे, जायसी हुए जो प्रेम मार्गी थे, तुलसी जो थे उन्होंने भाषाओं में समन्वय किया, लोक में समन्वय किया, ईश्वर को हमारे मध्य स्थापित करके हमारे घट घट में उस ईश्वर की अनुभूति कराई विशिष्टाद्वैतवाद के कारण। सूर्य की हम बात करें तो कृष्ण की जो लीलाएं उनका वर्णन मिलता है। तो यानी कि समाज के उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए भक्तिकाल में प्रयास किए गए। लेकिन रीतिकाल एक ऐसा काल था जहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। दरबारी जो संस्कृति थी उस दरबारी संस्कृति के ही अनुरूप जो है रचनाएँ की जाने लगी। मैं यह बताना चाहता हूँ उन परिस्थितियों को जिनको हमको अध्ययन करना है और जिनके जानने के बाद आप रीतिकालीन कविताओं को बहुत आसानी से मूल्यांकन कर पाएंगे। तो मुगल बादशाहों के उत्कर्ष और उनके वैभव विलास एवं विजय वृत्तांतों की गाथा, कोई भी रीतिकालीन कवि देख लीजिए, चाहे भूषण को देख लीजिए,
चाहे आप केशव को ले लीजिए, चाहे सेनापति को ले लीजिए, जितने भी किसी भी कवि को आप पढ़ेंगे वो अपने आश्रयदाता के प्रशंसा में कुछ न कुछ उसने लिखा है और अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा है। यानी कभी कभी बड़ी हास्य की सी स्थिति हो जाती है, क्या इतना वैभवशाली राजा रहा कि जिसकी तुलना भगवान से भी कर दी गई है। दूसरी जो बात है वो है सुरा, सुराही और सुंदरी की पृष्ठभूमि में श्रृंगार प्रधान काव्य का सृजन। विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरा यानी शराब, सुराही वैभव का प्रतीक है, सुंदरी यानी कि नारी की जो स्थिति थी बड़ी दोयम दर्जे की थी, केवल विलासिता की वस्तु मान करके उसका उपयोग करना। सामंतों के यहाँ रखेल रखने की जो परंपरा थी वो व्याप्त थी, बहुपत्नी प्रथा मौजूद थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, पर्दा प्रथा थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो नारी को भोगने के लिए थी। विलासिता का वातावरण था, मुगलों का शासन था। अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला और संस्कृति संगीत का जो विकास हुआ, उस विकास में कविता ने भी अपनी प्रवृत्ति को बदला और कविता दरबार की कविता हो गई। आगे हम बात करते हैं श्रृंगार परक रचनाओं में संयोग और वियोग, ये इनको प्रोत्साहन दिया जाने लगा, राजाओं को खुश किया जाने लगा। उनकी प्रसन्नता ही कवियों का पुरस्कार थी, क्योंकि जितना राजा प्रसन्न होगा उतनी ही महत्वपूर्ण उनको धनराशि प्राप्त होती थी। जो महत्वपूर्ण बात है वो अंतिम है, जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाना चाहिए। ये जो कवि थे, इन कवियों को आम जनता से कोई सरोकार नहीं था। कवियों की जो जमात थी वह जमात केवल और केवल राजा का ख्याल रखती थी, उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखती थी। यद्यपि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन यहाँ पर कवियों ने उस समाज को उपेक्षित कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया, उसकी तरफ किसी प्रकार की कोई रचना नहीं की जो गरीब आदमी से जुड़ी हुई थी, जो आम आदमी से जुड़ी हुई थी। यानी कि कविता आम आदमी की कविता नहीं थी, वैभव विलास की कविता थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो ये दो महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और 2 नंबर के सवाल में ये आपको मिलेगा। ये रीतिकाल का नामकरण है, और रीतिकाल के नामकरण में मैंने आपको यह स्लाइड दे दी है, तो कुछ चीज़ों की व्याख्या मैं आपको कर सकता हूँ, लेकिन सभी की नहीं। और चूँकि एग्ज़ाम में हमसे केवल और केवल नामकरण से संबंधित पूछा जाते हैं, तो रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। व्याख्या के तौर पर मैं आपको बता दूँ, ये अलंकृत काल मिश्र बंधु ने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ अलंकार की प्रधानता थी। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जब हम पूरे साहित्य को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल अलंकार ही थे। अगर हम रस की बात करें, काव्य गुण की बात करें, ध्वनि की बात करें, वक्रोक्ति की बात करें, बहुत सारा था, केवल अलंकार नहीं था। इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसके जो रीतिकाल नाम दिया वो सर्वमान्य माना जाता है। आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने श्रृंगार काल श्रृंगारिकता की प्रधानता की वजह से दिया। और एक बात और है, इन्होंने जो आगे मैं आपको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य धारा बताऊंगा, वहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही ये विभाजन किया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अब हम आते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों की बात पर। तो रीतिबद्ध किसे कहते हैं विद्यार्थियों, ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त हो, ऐसी जो कविता है, ऐसी जो काव्य ग्रंथ जो लिखे गए, ऐसे जो आचार्य कवि कहलाए, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। दूसरे हैं रीति सिद्ध, यानी कि जो काव्य शास्त्रीय जो लक्षणों के आधार पर जो रचनाएं थी, वो बंदी परिपाटी के आधार पर जो कविता लिखी गई, वो रीति सिद्ध। यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि रीति सिद्ध में केवल और केवल बिहारी को शामिल किया गया, और वो भी शामिल किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे बढ़ते हैं, रीति मुक्त की बात करते हैं। तो रीति मुक्त जो है वो रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त कविता है। घनानंद आलम, बोधा और ठाकुर, ये मैं 4 कवियों को आपको बता दूं। ये 4 कवि प्रमुखता से पढ़े जाते हैं। आगे की जो बात है वो ये है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध कवि के तौर पर बिहारी को स्वीकार किया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को क्या माना है? रीतिबद्ध माना। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपको जानने के लिए। ये सब आप जान लेंगे तो रीतिकाल के बारे में संक्षिप्त या छोटी छोटी जानकारी आपको हो जाएगी। ये क्लास, ये कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इसलिए मैं आज इतने पर ही आप सबको विराम करने के लिए कहूँगा। नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनको अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त लेता हूँ, इस कक्षा को विराम करता हूँ।
हरे कृष्णा।